हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 4। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो भैया हमने जो अब तक कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह कवर कर लिए। इसके बाद में हमने लास्ट क्लास में हेनरी की बात करी थी, है ना। हमने बात करी थी गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन की, ठीक है। और हेनरी लॉ क्या होता है, क्वेश्चन उस पर कैसे पूछे जाएंगे और उसके एप्लीकेशंस क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की थी। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? तो भैया आज हम स्टार्ट करेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो जरा कि भैया आज का टॉपिक है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, और पूरे चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन ही है ना। और यहाँ से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हेनरी भी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाले सवाल वहाँ से भी बनते हैं। ये वाला जो है ऐसा न्यूमेरिकल भी बनते हैं, स्टेटमेंट भी बनते हैं। पूरी एनसीईआरटी आपके सामने पड़ी है और एनसीईआरटी बेस्ड ही हम कर रहे हैं, एनसीईआरटी सारी कवर कर रहे हैं साथ साथ। तो भैया ये भी हम वहीं से कवर करने वाले हैं, सारी चीज़ें एक एक करके मैं बताऊँगा। आ जाओ भैया जी। कोई लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट भी हमारा लिक्विड है, सॉल्वेंट भी हमारा लिक्विड है। और जिस तरीके की नेचर सॉल्वेंट की होती है वैसे ही नेचर किसकी होती है, पूरे एंटायर सॉल्यूशन की होती है। ये हमें अच्छे से पता है। तो चलो जरा कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में सबसे पहली सबसे जरूरी चीज जो है ना, जो हम पढ़ेंगे, जहां से अपनी शुरुआत होगी भैया, वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, ठीक भैया जी। वेपर प्रेशर क्या होता है ना, ठीक है भैया। देखो जरा वेपर प्रेशर क्या है। मैं आपको पूछूं कि भाई पानी किस टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट होता है, एक बार के लिए सोचो कि यार पानी किस टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट होता है। अगर आपके दिमाग में चल रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो मैं आपको पूछूंगा कि अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी वेपर में कन्वर्ट होता है तो गर्मियों में नदी नाले तालाब वगैरह ये सारी चीज़ें क्यों सूख जाती है? चलो एक, जैसे अभी मान लो बहुत सर्दी है बाहर, है ना, तो एक आप एक्सपेरिमेंट करके देखना। एक ग्लास लेना, इसमें जो है वो आप इसको आधा पानी से भरना, ठीक, और आधा पानी से भर के इसको ढकने लगा दो और इसको रात को बाहर रख दो, ठीक है, ठंड में रख दो। आप सुबह उठ के जब ढकने उठा के देखोगे तो आपको ढकनी पर क्या दिखाई देगा, यहाँ पर ढक्कन पर क्या दिखाई देगा, ऊपर की तरफ वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देगी। अब क्यों भाई, रात का टेम्परेचर क्या 100 डिग्री चला गया था? हाँ, तो अगर आप ये सोचते हो कि यार पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर में कन्वर्ट होता है तो ये चीज़ जो है वो गलत है। आज के बाद में ध्यान में रखना, कोई पूछे आपसे कि पानी किस टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट होता है तो आप कहोगे कि एट एवरी पॉसिबल टेम्परेचर। पानी हर संभव ताप पर, हर पॉसिबल टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट होता है। ये चीज़ ध्यान में रखना कि टेम्परेचर कुछ भी हो, पानी वेपर में कन्वर्ट होता है। गर्मियों में क्या होता है कि भैया देखो, एक होता है वेपराइजेशन, एक होता है बॉइलिंग, है ना। जो आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आप बात कर रहे हो वो है भैया बॉइलिंग। अब पहले जो है वो वेपर प्रेशर से पहले हम ये समझते हैं कि भैया एक तरफ है बॉइलिंग, दूसरी तरफ है भैया वेपराइजेशन। वेपराइजेशन या इसको ई वेपराइजेशन भी हम बोल सकते हैं, है ना। तो बॉइलिंग और वेपराइजेशन में डिफरेंस है कि भाई जिस चीज की बात आप कर रहे हो ना, वो है वास्तव में एक तरीके से बॉइलिंग है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम जिस चीज की बात करते हैं वो क्या है, वो पॉइंट जो है वो बॉइलिंग है। अब बॉइलिंग और वेपराइजेशन में डिफरेंस क्या है कि बॉइलिंग जो है ना वो केवल और केवल बॉइलिंग पॉइंट पर ही होता है। बॉइलिंग अकर्स एट ओनली बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग जो है वो केवल कहां होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर ही होता है, ठीक है। जबकि इवेपराइजेशन मैंने कहा ना हर पॉसिबल टेम्परेचर पर होगा। टेम्परेचर 10 डिग्री है तो भी इवेपराइजेशन होगा। बाहर आपने ठंड में जो है ग्लास रख रखा है, अंदर का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको सुबह जो है ढक्कन पर वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देती है, तो वहां पर होता है वो, है ना। तो ये जो है वो आपको ध्यान में रखना है। दिस फिनोमिनन अकर्स एट एवरी पॉसिबल टेम्परेचर या एवरी टेम्परेचर, है ना। तो ये हर टेम्परेचर पर ये फिनोमिनन होता है। फिर इसके बाद में भैया बॉइलिंग के लिए कोई भी सब्सटेंस जो होता है, कोई भी लिक्विड होता है, वो बॉइलिंग के लिए उसको एनर्जी जो है ना वो बाहर से एनर्जी लेता है, उसको बाहर से आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहां पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी वो एक्सटर्नल होता है। कहने का मतलब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर बॉइलिंग।
ठीक है भैया, बॉइलिंग के लिए आपको एक्सटर्नल सोर्स चाहिए एनर्जी का, बाहर से आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आप उसको गर्म करोगे तब जाके जो बॉइलिंग होगी। अब आप कहोगे कि सर जैसे मान लो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, अब मान लो रूम टेम्परेचर 25 है, एक लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मान लो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो पड़े पड़े जो क्या होने लग जाएगा, बॉयल होने लग जाएगा, 25 पर अपने आप ही वो बॉयल हो जाएगा, है ना। तो आप कहोगे कि सर बाहर से कहाँ एनर्जी दी, भैया वो बॉयल होने के लिए उसने एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करी है, तो एक्सटर्नल सोर्स होता है एनर्जी का, ठीक है। फिर भैया अगर मैं बात करूं वेपराइजेशन की, तो वेपराइजेशन के लिए कोई भी लिक्विड को बाहर एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करवाने की जरूरत नहीं होती, वो लिक्विड जो वो अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी काम में लेते हुए खुद को क्या कर देता है, वेपराइज करता है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि भाई कोई भी लिक्विड जो है ना, लिक्विड यूज इट्स इंटरनल एनर्जी, ठीक है, फॉर इवेपराइजेशन या वेपराइजेशन। कोई भी लिक्विड जो है ना वो वेपराइजेशन के लिए इसकी खुद की इंटरनल एनर्जी काम में लेता है, खुद की एनर्जी काम में लेता है, बाहर से कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या यार अब ये कैसे, तो भैया ये ऐसे, जैसे एक एग्जांपल के लिए कि यार हम जो है ना, जैसे मान लो कपड़े सुखाते हैं धूप में कपड़े सुखाते हैं, तो भैया कपड़े किस कारण से सूखते हैं, धूप में कपड़े सुखाए किस कारण से सूखे, तो आप कहोगे सर धूप से जो है वो एनर्जी मिली, धूप के कारण कपड़े सूख गए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। वो कपड़ा जो है ना उसमें वाटर है, पानी वाटर कंटेंट, तो वो पानी खुद की इंटरनल एनर्जी काम में लेके जो खुद को वेपराइज कर रहा है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे, तो ऐसा इसलिए क्योंकि देखो जरा कि धूप में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, और टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ जाता है, कि वेपराइज होने की जो टेंडेंसी है ना, रेट ऑफ वेपराइजेशन, वो लगातार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और वो बढ़ने से जो कपड़ा जल्दी सूखता है। मुझे बताओ उसी कपड़े को अगर आप अंधेरे कमरे में रख दोगे तो क्या कपड़ा सूखेगा, नहीं सूखेगा ना, टाइम उसको क्या लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा, लंबे टाइम तक वो जो है वो अब लंबा टाइम लेगा सूखने के लिए। तो इसकी क्या पता चलता है कि यार धूप के कारण तो कपड़ा नहीं सूख रहा है, हाँ धूप में रेट ऑफ इवेपरेशन बढ़ गया जिससे धूप में कपड़ा जल्दी सूखता है। तो भैया जी ध्यान में रखना, वेपराइजेशन के लिए आपको कोई बाहर से सोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो लिक्विड जो है अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी काम में लेता है। एक थर्मो में जो है हमारे पास एक कंसेप्ट होता है डेल्टा ई इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, ठीक है। तो अब होता यह है कि खुद की इंटरनल एनर्जी जब उसने काम में ली तो भैया डेल्टा ई में कमी आई, डेल्टा ई नेगेटिव हो जाएगा, है ना, तो डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी, तो अगर डेल्टा ई नेगेटिव होगा तो इधर डेल्टा टी भी नेगेटिव होगा, कहने का मतलब टेम्परेचर जो है वो कम होगा, इसी को बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट, है ना। तो भैया कूलिंग इफेक्ट क्या होता है कि टेम्परेचर कम हो जाता है इवेपराइजेशन से। अब टेम्परेचर जब कम होता है तो भैया जी इसको बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट। जैसे एक बहुत कॉमन सवाल है कि भाई मटके में पानी ठंडा क्यों रहता है ना, तो मटके में क्या होता है भैया, ये मिट्टी का मटका, अपने मटके में बहुत छोटे छोटे जो है पोर्स होते हैं, और इन पोर्स में से लगातार पानी जो है बाहर की तरफ रिसता रहता है, और बाहर की तरफ रिसता है, और बाहर सरफेस पर जो है वो पानी इकट्ठा रहता है, मटका बाहर से गीला होता है आपने देखा होगा, तो बाहर की तरफ पानी लगातार क्या होता रहता है, रिसता रहता है। अब उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि भैया जैसे ही पानी बाहर आया, पानी ने अपनी जो इंटरनल एनर्जी से खुद को क्या कर लिया, इवेपोरेट कर लिया, और उससे जो क्या हुआ, टेम्परेचर में कमी आएगी, डेल्टा टी कम हुआ, इसको कूलिंग इफेक्ट बोलते हैं। इंटरनल एनर्जी में कमी हुई, डेल्टा टी कम हुआ, पानी धीरे धीरे जो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। आपने देखा होगा गर्मियों में बहुत सारे लोग जो है मटके के चारों तरफ बोरी लगा के रखते हैं, ठीक है, और उस पर जो है पानी डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे जो है मटका ज्यादा ठंडा रहता है। क्यों, बोरी पर पानी डालने से क्या होगा, पानी जल्दी इवेपोरेट होगा, और ज्यादा इवेपोरेट, जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा ना, डेल्टा ई उतना ही कम होगा, डेल्टा टी उतना ही नीचे जाएगा, पानी ठंडा हो जाएगा। गर्मियों में जो हम बाहर धूप से आते हैं, एकदम पसीने में आते हैं, तुरंत पंखे के नीचे आके बैठते हैं, हमें बहुत अच्छा फील होता है। क्या कारण है इसका, कूलिंग इफेक्ट। कैसे कि भैया जैसे ही आप बाहर से पंखे के नीचे आओगे तो पंखे से क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया, अपनी सरफेस पर जो वो यहाँ त्वचा पर क्या आ रहा है, पसीना आ रहा है, उस पसीने का क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, और इवेपोरेशन होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया, डेल्टा ई जो है वो क्या हुआ, कमी हुई, डेल्टा ई कम हुआ तो यहाँ डेल्टा टी में भी क्या आएगी, कमी आएगी, टेम्परेचर जो है वो क्या हुआ, कम हुआ, और टेम्परेचर कम होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा, अच्छा लगेगा आपको, है ना, ठंडा ठंडा फील होगा। तो ये है भैया अपने पास वेपराइजेशन, और ये है बॉइलिंग, दोनों में अंतर होता है। बॉइलिंग केवल बॉइलिंग पॉइंट पर होगा, वेपराइजेशन जो है वो हर पॉसिबल टेम्परेचर पर होता है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत है, जबकि इवेपोरेशन के लिए आपको एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, और यहां पर आपको कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, कूलिंग इफेक्ट विल ऑब्जर्व, ठीक है। तो भैया ये हमारे पास जो है वो पहला पॉइंट कि
वेपराइजेशन और बॉइलिंग, है ना। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। भैया जी देखो, अपनी जो हो अपना सवाल ये था कि पानी किस टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट होता है, तो पानी हर पॉसिबल टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब देखो होगा ये कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास मान लो लिक्विड है, पानी है, मान लो कोई लिक्विड की बात करें तो पानी मान लेना, ये हमारे पास लिक्विड है, ठीक है। अब लिक्विड है तो भैया इस लिक्विड की कुछ ना कुछ वेपर जरूर बनेगी, और वेपर बनेगी तो भैया ये इसकी क्या है, वेपर है, ये वेपर हो गई, ठीक है। और भैया ध्यान में रखो, लिक्विड अगर जाएगा वेपर में तो इसको हम बोलेंगे वेपराइजेशन, ठीक है। और भैया वेपर अगर वापस से लिक्विड में जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो दो चीजें हो गई, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, ठीक है। और ये लगातार फिनोमिनन चलता ही रहता है कि एक कंटेनर में आपने लिक्विड रख रखा है ना, और वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में उसकी जो वेपर है, ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, वो वेपर वापस से कंडेंस होगी, वेपराइजेशन कंडेंसेशन वेपराइजेशन कंडेंसेशन वेपराइजेशन कंडेंसेशन, ये प्रोसेस लगातार जारी रहता है, चलता रहता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये लिक्विड जितना वेपरेट हुआ उतना ही लिक्विड वापस से, उतनी ही वेपर वापस से क्या हो गई, कंडेंस हो गई, और दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो गया। और ये लगातार हर कंटेनर में होता है। एक कंटेनर में पानी भर के रख दो और एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है तो ये पानी उस मॉइस्चर के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, ऐसा हम मानते हैं। आपको कि सर पता तो चलता ही नहीं है, क्यों पता नहीं चलता है, इसलिए पता नहीं चलता है क्योंकि इक्विलिब्रियम पर ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक गई है, प्रोसेस रुक गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। इक्विलिब्रियम एक डायनेमिक प्रोसेस होता है ना। तो भैया जी ये वेपराइजेशन कंडेंसेशन वेपराइजेशन कंडेंसेशन वेपराइजेशन कंडेंसेशन लगातार चलता रहता है। और भैया एक पॉइंट आता है जब दोनों के बीच में क्या आ गया, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो गया। और भैया इक्विलिब्रियम पर अब आप देखो कि इसकी सरफेस पर कुछ वेपर होगी और नीचे कुछ लिक्विड भी होगा। तो इक्विलिब्रियम पर इस लिक्विड की जो वेपर है ना, इस लिक्विड की वेपर इस लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है, जितना प्रेशर लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोला मैंने कि इक्विलिब्रियम पर इस लिक्विड की जो वेपर है ये अपने ही लिक्विड की सरफेस पर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे भैया जी वेपर प्रेशर। तो मैं अगर जो हो इसको लिखूं कि वेपर प्रेशर क्या है, तो भैया वेपर प्रेशर होता ये है कि एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर exerted on the surface of liquid, ठीक है, on the surface of liquid by the vapor of liquid is called vapor pressure, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं जी, वेपर प्रेशर बोलते हैं कि भैया इक्विलिब्रियम पर किसी भी लिक्विड की सरफेस पर उसकी वेपर जितना प्रेशर लगाती है उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जिस भी लिक्विड की वेपर बन सकती है उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर जरूर होता है। पानी की वेपर बनती है, वेपर प्रेशर होता है ना। केवल नॉन वोलेटाइल लिक्विड जो होता है ना, नॉन वोलेटाइल लिक्विड जिसकी वेपर नहीं बनती, अगर वेपर बनेगी नहीं तो कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो नॉन वोलेटाइल लिक्विड की वेपर नहीं बनती है तो वहां वेपर प्रेशर जीरो होता है, ठीक है। और बाकी जो वो हर एक लिक्विड का अपने आप में कुछ क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इसी वेपर प्रेशर पर बेस्ट है, पहली बात। फिर भैया जी आपने बॉइलिंग पॉइंट का नाम सुना होगा। मैं आपसे पूछूं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अब सोचो अपने मन में जो हो इसकी डेफिनेशन लेके आओ बॉइलिंग पॉइंट की, कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना। तो भैया बॉइलिंग पॉइंट में अगर जो है वो आप ये सोच रहे हो कि यार बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत सीधा सा है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब तो ये हो गया ना कि भाई जब कोई लिक्विड बॉइल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन भैया ये तो बच्चों वाली डेफिनेशन, छोटी क्लास के डेफिनेशन। आज के बाद में क्या ध्यान में रखना है, देखो जरा कि बॉइलिंग पॉइंट आज के बाद में मत बोलना, आज के बाद में मत सोचना कभी कि भाई बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जब कोई लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट हो जाए उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, नहीं बोलते हैं भैया, ध्यान में रखना। ये छोटी क्लास में हमने डेफिनेशन पढ़ी होगी, या इस तरह की डेफिनेशन तो छोटी क्लास में भी नहीं आती है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट का एक्चुअल मतलब क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब मैंने अभी आपको कहा ना कि ये जो वेपर प्रेशर है ना, ये जो वेपर प्रेशर है
ये एक तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर की जो है वो मतलब एक तरीके से रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ती है। चलो बॉइलिंग पॉइंट पर हम थोड़ी देर बाद में आएंगे, थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट हम पहले यहाँ और डिस्कस करते हैं, है ना, कि भाई किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर किस किस पर डिपेंड करता है। तो ध्यान में रखो, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, ठीक है, सबसे पहली चीज नेचर ऑफ लिक्विड कि किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है ना, जैसे पानी का वेपर प्रेशर है, अल्कोहल का वेपर प्रेशर, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर पहली बात डिपेंड करता है किस पर, नेचर ऑफ लिक्विड पर। लिक्विड की नेचर पर डिपेंड करेगा कि लिक्विड कैसा है, वोलाटाइल तो भैया वेपर प्रेशर होगा उसका, नॉन वोलाटाइल वेपर प्रेशर जीरो होगा। जो जितना ज्यादा वोलाटाइल, जिस लिक्विड की वेपर जितनी ज्यादा बनती है उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होता है। जैसे पेट्रोल है और पानी है, तो हम बोलते हैं ना पेट्रोल उड़ गया, है ना, पेट्रोल जो है उसको खुला रख दो तो बहुत जल्दी उड़ जाता है, तो पेट्रोल बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। तो होता क्या है कि भैया जितना ज्यादा वोलेटिलिटी होगी, जितना जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा उसका उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, ठीक। अब नेचर ऑफ लिक्विड हो गया। दूसरा जो है वो अपने पास होता है भैया टेम्परेचर, कि भाई पहला फैक्टर क्या होता है वेपर प्रेशर में, नेचर ऑफ लिक्विड। दूसरा फैक्टर होता है क्या, टेम्परेचर। और टेम्परेचर का इफेक्ट जो है ना, ये एक और पॉइंट है यहाँ पर, हालांकि यहाँ से कभी न्यूमेरिकल नहीं आया है, नीट में तो नहीं आया है, जेई में जो है वो कई बार ये इक्वेशन डायरेक्टली पूछ लेता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, लेकिन सिंपल सा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर इज गिवन बाय क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है, कि भाई जो इफेक्ट है टेम्परेचर का इफेक्ट किस पर, वेपर प्रेशर पर, वो हम क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन होती है। क्या होती है मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, डेरिवेशन वगैरह पर नहीं जाना है। log P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R, और अंदर आएगा 1/T1 माइनस 1/T2। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। अब भैया ये जो इक्वेशन है ये आपको क्या बताती है, देखो इस इक्वेशन में टोटल 5 एलिमेंट है, T1, T2, P1, P2, डेल्टा एच वेपराइजेशन। 5 में से कोई भी 4 आपके पास, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो 5 में से 4 आपके पास होगा, 5 आपको पूछेगा, है ना। जैसे मान लो P1 P2 दे दिया, P1 का मतलब है T1 टेम्परेचर पर आपके पास वेपर प्रेशर कितना है, P2 का मतलब T2 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर इतना है, डेल्टा एच वेपराइजेशन की जो एंथैल्पी है उसको बोलते हैं। इन पांचों में से R का वैल्यू आपको पता ही है ना, कि अगर मान लो डेल्टा एच जूल में दे रखा है या जूल में पूछा है तो R की वैल्यू 25/3 ले लेना, कैलोरी में दे रखा है या कैलोरी में पूछा तो R की वैल्यू 2 ले लेना। तो ये हमारे पास जो वो एक इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन से जो है वो आप देखोगे कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे ना तो वेपर प्रेशर जो वो क्या होता है, बढ़ता है। कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर क्या होता है भैया, बढ़ता है, लगातार बढ़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे वैसे वैसे जो है वेपर प्रेशर लगातार क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब होता यह है कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जब आप जो कपड़े को धूप में सुखाते हो तो वहां पर धूप पे क्या है कि टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है, और रेट ज्यादा तो कपड़ा जल्दी सूखता है, जबकि अंधेरे कमरे में टेम्परेचर कम है तो वहां रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम है, ठीक है ना। तो कपड़े सूखने में टाइम लगता है। तो ये चीज। अब दूसरी चीज कि भाई किस किस पर डिपेंड करता है वो तो हमने लिख लिया। अच्छा, इसमें एक और है, नेचर ऑफ लिक्विड की जगह आपको ये भी लिख के दे सकता है कि भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने हैं। तीसरा पॉइंट में लिख के देता हूं, तीसरा पॉइंट है भैया इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, कि भाई दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितना है। जितना ज्यादा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, आप सोचो कि जैसे मान लो एक हमारे पास जो है वो कंटेनर है, इसमें है ए और ए, है ना, ए है, एक कंटेनर में मान लो बी है, यहां अट्रैक्शन फोर्स है ए और ए के बीच में, यहां अट्रैक्शन फोर्स है बी और बी के बीच में। इस तरह की कंडीशन है हमारे पास। टेम्परेचर में अगर देता हूं तो टेम्परेचर अगर दूंगा, मान लो मैं यूं कहूं कि ए और ए के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, तो अब
मान लो एक ही वेपर अगर बनेगी तो एक ए जैसे ही ऊपर जाएगा तो दूसरे ए ने इसको क्या कर रखा, पकड़ रखा है, तो ये वाला जो है वो आसानी से ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि अट्रैक्शन, अच्छा बी और बी के बीच में अट्रैक्शन वीक है, तो अगर मान लो एक मॉलिक्यूल ऊपर जाता है तो दूसरे वाले को कोई मतलब नहीं है, जा तो जा। तो भैया जी यहां कंडीशन ऐसी है कि ए और ए के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो ए आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, और ए अगर आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, जब वेपर कम बनी तो वेपर प्रेशर अपने आप क्या हो गया, कम हो गया, है ना। तो हमारे पास कंडीशन ऐसी है भैया जी कि भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, ये जितना ज्यादा होगा, मैं बोलूंगा IMF, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेपर प्रेशर के। वेपर प्रेशर उतना ही क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सारे वो फैक्टर है जिन पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। अब वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड नहीं करता है, ये भी ध्यान में रखो। तो भैया जी मेरे पास कंडीशन ऐसी है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग, ठीक है। सबसे पहला, ठीक है, साइज एंड शेप ऑफ कंटेनर, ठीक है, कि भाई वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का कंटेनर की साइज या शेप पर डिपेंड नहीं करता है। मान लो एक तो जो है मैंने छोटी कटोरी में पानी ले रखा है, एक मैंने बहुत बड़े जो वो कंटेनर में, भगोने में या टंकी में पानी है मान लो, है ना। तो अगर आप इन दोनों में देखोगे तो जितना वेपर प्रेशर कटोरी में पानी का है उतना ही जो बड़े वाले कंटेनर में है। दोनों में वेपर प्रेशर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा पानी का। वेपर प्रेशर ना तो डिपेंड करता है भैया किस पर, साइज पर, ना शेप पर। दूसरा, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, है ना। सरफेस एरिया, लिक्विड का जो सरफेस एरिया है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है कि भैया जैसे कंटेनर में पानी, मान लो भगोने में पानी है, एक तालाब में पानी है, सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है, तालाब का ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा है, वहाँ पर वेपराइजेशन ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा ना, दोनों में बराबर है। वेपर प्रेशर दोनों जगह क्या रहेगा, बराबर रहेगा, क्योंकि ये जो इस पर डिपेंड नहीं करता। एक बार एक सवाल आया कि भैया ये हमारे पास जो एक गिलास है, इस गिलास में जो अभी इसका वेपर प्रेशर मान लो P है। अब जो क्या किया, इस सरफेस को, इस ग्लास को जो है वो 3/4 एक लकड़ी के कॉर्क से हमने कवर कर दिया, इसका 3/4 हिस्सा हमने लकड़ी के कॉर्क से कवर कर दिया। अब आपको पूछ लिया कि भाई इस लिक्विड का नया वेपर प्रेशर कितना आएगा, तो उतना ही आएगा, P ही आएगा। क्यों? क्योंकि भैया वेपर प्रेशर जो है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक। तो ये हमारी बात होगी किसकी, वेपर प्रेशर के बारे में। अब आते हैं हम उस पॉइंट पर जो मैंने कहा था भैया, बॉइलिंग पॉइंट। चलो जी बताओ जरा भी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आप सोचो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए भैया जी उसको बॉइलिंग पॉइंट हम नहीं बोलते हैं। तो फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो भैया बॉइलिंग पॉइंट हम बोलते हैं, देखो जरा कि आप जैसे जैसे किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हो, मैंने क्या कहा अभी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर लिक्विड का क्या होगा, लगातार बढ़ेगा। तो भैया जी होगा ये कि जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर में पानी है, और मैं इस पानी को क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ। मान लो अभी टेम्परेचर 25 है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वेपर प्रेशर, मान लो कुछ तो वेपर बनेगी, कुछ तो वेपर बनेगी, कुछ तो वेपर प्रेशर होगा। तो भैया मान लिया हमने 25 पर इसका वेपर प्रेशर कितना है, 0.2 ATM है, कि भाई एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर है उसका वेपर प्रेशर, उसके कारण वेपर प्रेशर कितना, 0.2 है। अब मैं इसको धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, और जैसे जैसे गर्म करोगे तो रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ेगी, और रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ेगी, ऊपर वेपर कंटेंट बढ़ेगा। तो हम बोलेंगे कि जैसे जैसे रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ेगी वैसे वैसे भैया इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाया, लगातार वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। भैया जी जब टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 25 से बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ना, तो भैया इसका वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते 1 ATM हो जाएगा, 1 ATM। यही बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 1 ATM। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते कितना हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, 1 ATM के बराबर हो जाए, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। हम जनरली ये सोच लेते हैं कि यार बॉइलिंग पॉइंट का सारा खेल टेम्परेचर पर डिपेंड करता होगा ना, नहीं नहीं नहीं, कि भाई बॉइलिंग पॉइंट का खेल जो है वो डिपेंड करता है किस पर, प्रेशर पर। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपके हाथ में होता है।
हम बोलते हैं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री। आप चाहो तो पानी को जो है वो 70 डिग्री पर बॉईल कर सकते हो, और आप चाहो तो पानी 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी बॉईल नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का हम चेंज कर सकते हैं, अपने हाथ में होता है, हम उसको बदल सकते हैं। पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी बताऊंगा कैसे बदलते हैं। हम डेली लाइफ में ये चीजें काम में भी लेते हैं, हम कभी ऑब्जर्व नहीं करते हैं बस साइंस को। अब देखो जरा इधर कि मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो भैया बॉइलिंग पॉइंट है टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of any liquid becomes equal to external pressure, ठीक है, is called boiling point, है ना। कि भाई जब किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर पी एक्सटर्नल के बराबर हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। और भैया इसमें एक चीज और ध्यान में रखना है कि अगर इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 atm, मान लो एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 1 atm है ना, देन बॉइलिंग पॉइंट is called normal boiling point, कि भाई अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो है ना वो 1 atm है तो हम बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जिसकी बात हम, जैसे एग्जांपल के लिए पानी का जो है वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस पूरे चैप्टर में ये चीज ध्यान में रखना कि अगर किसी सवाल में आपको बॉइलिंग पॉइंट मेंशन कर रखा है ना कि भाई बॉइलिंग पॉइंट पर ये हो गया वो हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होगा, वहां उस लाइन का मतलब ये होगा कि भैया उसका वेपर प्रेशर आपको दे रखा है कितना, 1 atm। तो बॉइलिंग पॉइंट पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना होता है, 1 atm लेना नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर। अभी मैंने आपको कहा कि हम किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। पानी का बॉइलिंग पॉइंट आप अपने हिसाब से बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, और हम करते भी हैं। हम डेली लाइफ में इस कंसेप्ट को काम में लेते हैं। देखो जरा कैसे, कि भैया जी बात यह है कि जैसे एक कंटेनर है, एक चेंबर है, मान लो एक वैक्यूम चेंबर है, यहां पर वैक्यूम पंप लगा है ना। तो वैक्यूम चेंबर में हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, इसमें मैंने एक कंटेनर लिया, पानी लिया, और इस पानी को मैं जो हूँ इस चेंबर के अंदर रख के बाद में बॉईल कर रहा हूँ, है ना। अब देखो टेम्परेचर मान लो अभी 25 है, ठीक। अब मैंने वैक्यूम चेंबर से, यहाँ वैक्यूम पंप से यहाँ पर प्रेशर, अंदर का प्रेशर जो है बढ़ा के कर दिया 4 atm। एक्सटर्नल प्रेशर कितना कर दिया, अब इसके लिए एक्सटर्नल प्रेशर कितना कर दिया मैंने, 4 atm कर दिया। अब भैया देखो पानी का टेम्परेचर मैंने धीरे धीरे बढ़ाया, 25, 30, 50, 70, 80, 100 किया। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो भैया मैंने कहा कि पानी का वेपर प्रेशर कितना होता है, 1 atm ही हो पाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना, 1 atm। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो पानी का वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर 1 atm तक ही पहुंचेगा। अब पानी तब तक बॉईल नहीं होगा जब तक इसका वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते 4 atm ना हो जाए, पानी तब तक बॉईल नहीं होगा। और 4 atm करने के लिए अब आप टेम्परेचर 100 से ज्यादा करोगे, कहने का मतलब 100, 200, 300 हो सकता है वो चला जाए, डेल्टा एच वेपराइजेशन के अकॉर्डिंग जो क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन है उससे हम निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास एक कंडीशन है कि आपने एक्सटर्नल वेपर प्रेशर को चेंज कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट बदल गया। पानी हो सकता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी बॉईल नहीं हो, जैसा है वैसा का वैसा हो, तो कर दिया ना बॉइलिंग पॉइंट चेंज। दूसरा कि भाई हम जो है वो मान लो इसका प्रेशर जो है वो अंदर का प्रेशर घटा के मैंने 0.5 atm कर दिया, है ना। कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं मान लो, तो भैया 0.5 atm किया। अब पानी 100 से पहले ही बॉईल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 atm 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 atm होता है पानी का वेपर प्रेशर। अब मुझे 1 तक जाना ही नहीं है, मुझे तो 0.5 तक जाना, हो सकता है पानी 50-60 पर ही बॉईल करने लग जाए। तो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इस फिनोमिनन को हम जो है वो काम में लेते हैं, कहां पर, प्रेशर कुकर में। अब क्या था ना सवाल कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, भैया बॉइलिंग पॉइंट पानी का क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये हमारा प्रेशर कुकर है, ठीक है, नाम ही उसका क्या है, प्रेशर कुकर।
तो प्रेशर कुकर में प्रेशर से कुक करते हैं हम किसी चीज को। मान लो मुझे प्रेशर कुकर में आलू पकाना है, तो आलू पकाने के लिए जो हम इस पे क्या करेंगे भैया, आलू लेंगे और इसमें जो है वो हमने पानी डाल दिया थोड़ा सा। अब होगा क्या कि मान लो यही आलू जो है मुझे बाहर कंटेनर में पकाना है, तो बाहर कंटेनर में मैंने आलू रखा, पानी इसमें डाल दिया, धीरे धीरे टेम्परेचर में इस पर बढ़ा रहा हूँ और भैया इस पर ढकनी लगा दी। भैया जिस तरीके की पैकिंग या जिस तरीके की जो है वो यहाँ पर इंसुलेशन होता है प्रेशर कुकर में, उस तरीके की पैकिंग यहाँ कभी नहीं हो सकती। तो उस तरीके की पैकिंग अगर यहाँ नहीं होगी तो आप देखो कि जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री जाएगा तो पानी एटमॉस्फेयर के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 atm। तो बाहर वाला जो प्रेशर है पानी का वेपर प्रेशर इसके बराबर, और वेपर प्रेशर जैसे ही बराबर हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट आया। बॉइलिंग पॉइंट पर आपको पता है पानी और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम आया, और इक्विलिब्रियम पर सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाती है। तो जैसे ही इक्विलिब्रियम आता है तो टेम्परेचर अब कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो गया मतलब आप यहां पर टेम्परेचर 100 से ज्यादा नहीं लेके जा सकते। तो मैक्सिमम यहां कितने पर कुकिंग हो सकती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुकिंग होगी। क्यों? क्योंकि भैया 100 डिग्री सेंटीग्रेड आते ही इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम आ गया तो 100 से ज्यादा टेम्परेचर जाएगा नहीं। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा ये भैया, अगर आप इसको गर्म करोगे तो इसके अंदर धीरे धीरे वेपर बढ़ेगी। वेपर बढ़ेगी तो अंदर प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर क्रिएट होगा, अंदर का प्रेशर बदल चुका है। तो भैया जी अंदर का प्रेशर मान लो बढ़ के हो गया 2 atm। एक एग्जांपल के लिए 2 atm प्रेशर हो गया। तो 2 atm प्रेशर जैसे ही हुआ तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट पहले था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि मुझे इसका वेपर प्रेशर कितना करना था, 1 atm करना था। 1 atm हो गया 100 पर। अब भैया जी मुझे 2 atm वेपर प्रेशर करना है, तो टेम्परेचर तो 100 से कहां जाएगा, ज्यादा जाएगा। यहां जो इक्विलिब्रियम आएगा ना, वो अब तब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा जब तक कि पानी का वेपर प्रेशर 2 atm ना हो जाए। तो मान लो यहां पर जो टेम्परेचर बढ़ के चला गया 140 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ के चला गया, और भैया इतने टेम्परेचर पर यहाँ पर 150 पर कुकिंग हो रही है, यहाँ 100 पर कुकिंग हो रही है। तेजी से कहाँ होगी, प्रेशर कुकर में, इसलिए उसको प्रेशर कुकर बोलते हैं, प्रेशर कुक, है ना। और अगर प्रेशर थोड़ा सा लिमिट से ज्यादा हो गया तो भैया यहाँ पर सीटी जो है वो क्या करेगा, इस पर वजन लगाएगा, नीचे से प्रेशर लगाएगा तो सीटी ऊपर उड़ जाती है, सीटी बजा देता है प्रेशर कुकर तुरंत ही। तो ये कंसेप्ट होता है किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। आज के बाद में कोई भी बोले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो आप ये मत बोलना जब कोई लिक्विड बॉइल करे, आप ये बोलोगे जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट होगी। ठीक, तो ये तो एक बात। एक और सवाल आता है कि हायर एल्टीट्यूड्स पे जो खाना पकाने में जोर क्यों आता है। हायर एल्टीट्यूड का मतलब जैसे मान लो आप लेह लद्दाख जाओ कभी, है ना, या जो उच्चतर अक्षांश है उनकी तरफ जाओ, मान लो मनाली या रोहतांग दर्रा उधर जाओ, तो वहाँ पर जैसे मान लो नॉर्मली यहाँ अगर मैं बात करूँ, यहाँ आलू पकाने में मुझे 30 मिनट का टाइम लग रहा है, तो वहाँ पर जो वो ये सेम इसी चीज़ को, इसी प्रोसेस को दोहराओगे तो आपको टाइम इससे ज़्यादा लगेगा, आपको 35 मिनट 40 मिनट का टाइम लगेगा। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि आप जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पर जाते हो वैसे वैसे एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता जाता है, कम होता रहता है। कल मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि हाई एल्टीट्यूड पर हवा पतली होती है, कहने का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, मान लो 0.8 atm हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हालांकि इतनी कमी नहीं आती है लेकिन फिर भी 0.8 atm हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इतना हो गया तो पहले मुझे जो है वो पानी का वेपर प्रेशर 1 atm करना था, अब मुझे 0.8 ही करना है। तो पहले जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग पॉइंट मुझे मिल रहा था, अब भैया 100 से कम पर ही बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। तो यहां मैक्सिमम टेम्परेचर कितना कर सकते हैं हम, 100 डिग्री कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल में मैदानों में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप मैक्सिमम आलू पका सकते हो, वहां टेम्परेचर 100 डिग्री जाएगा ही नहीं, वहां पर पहले ही इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मान लो 90 पर इक्विलिब्रियम आ गया, तो 90 पर इक्विलिब्रियम आ गया तो हम बोलेंगे कि भाई 90 पर कुकिंग क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, है ना। तो ये कारण है कि हाई एल्टीट्यूड पर खाना पकाने में टाइम लगता है, और जो प्रेशर कुकर है उसमें खाना जल्दी पकता है। ठीक, अब आओ जरा कि बॉइलिंग पॉइंट की बात हमने कर ली, बहुत अच्छे से जो है बॉइलिंग पॉइंट को हमने समझा, बहुत सारी पॉइंट, बहुत सारी बारीकियां हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखी। थोड़ा सा और हम इस पर आगे बढ़ते हैं। वेपर प्रेशर हो गया और बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है जी। अब भैया जी हमारे पास जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, यहाँ से हम चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो है भैया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ या फिर वेपर प्रेशर। देखो बॉइलिंग पॉइंट की बात हम आगे वापस से करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट दोबारा आएगा अपने सिलेबस में, लेकिन अभी के लिए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, कि भैया वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, कि किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे हम निकालें। मान लो एक लिक्विड है ए,
एक लिक्विड बी, इसका कुछ वेपर प्रेशर है, इसका कुछ वेपर प्रेशर, दोनों को मिला दिया तो नया वेपर कितना होगा। और यहीं पर हम बात करेंगे भैया राउल्ट्स लॉ की। ठीक है, देखो जरा राउल्ट्स लॉ, देखो क्या होता है राउल्ट लॉ। भैया राउल्ट बहुत सीधी सी बात करता है। राउल्ट क्या कहता है कि पहले तो इसको हम समझ लेते हैं कि मान लो ये कोई लिक्विड है ए, ठीक है, ये है भैया हमारे पास क्या, लिक्विड ए। ठीक, ये कोई दूसरा लिक्विड है भैया हमारे पास, लिक्विड बी, ये है लिक्विड बी। ठीक, ये लिक्विड अभी प्योर है और ये भी प्योर है। प्योर होने का मतलब क्या है कि भैया ए अकेला है, इसमें किसी तरीके की कोई मिक्सिंग नहीं है। तो भैया अभी प्योर स्टेट में इसका कुछ, देखो लिक्विड है तो कुछ ना कुछ वेपर भी बनेगी, और वेपर बनेगी तो कुछ वेपर प्रेशर भी होगा। तो अभी इस कंडीशन में इसका जो वेपर प्रेशर है वो है पी नॉट ए, और इस कंडीशन में इसका जो वेपर प्रेशर है वो है पी नॉट बी। ये इस चैप्टर में सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि भाई हम इसको साइन को समझ नहीं पाते हैं। पी नॉट ए क्या है, पी ए क्या है, पी नॉट बी क्या है, पी बी क्या है, वाई ए, एक्स ए, है ना, पी एस, ये सारी चीजें हम नहीं समझ पाते। तो इसको शुरू से आप थोड़ा सा इसको फोकस में लें कि भैया पी नॉट ए, पी नॉट ए क्या है, तो पी नॉट ए है, ध्यान में रखना, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, कि जब आपने ए में कोई चीज मिक्स नहीं करी है, कोई मिक्सिंग नहीं है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ, है ना, प्योर ए, कि भाई ए अभी अकेला है, और जब ए अकेला है तो इसका वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट ए है। ठीक, फिर भैया ये है, तो यहां पर मैं बोलूंगा दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, कि भाई बी अकेला है, और बी अकेला है तो इसका वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट बी है। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया जी, दोनों को मिला दिया, और दोनों को मिला के आपने एक सॉल्यूशन बना दिया। अब ये जो सॉल्यूशन बना ना, अब इसमें सॉल्यूशन में जो है ना हमारे पास ए भी है, और सॉल्यूशन में हमारे पास बी भी है, कि दो लिक्विड थे, दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बना दिया। अब इसमें ए भी है, इसमें बी भी है। यहां ए अकेला है, मुझे बताओ ए अगर अकेला है इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी, ये पहले भी बताए थे मैंने कि अगर कोई लिक्विड अकेला है, देखो मान लो इसके 5 मोल हमने लिए, तो मोल फ्रैक्शन कितनी आएगी, खुद के मोल डिवाइड बाय सबके मोल भी इतना ही है, मोल फ्रैक्शन कितनी, 1। तो अगर कोई लिक्विड प्योर स्टेट में है ना, प्योर स्टेट में है, अकेला है, तो उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी, 1। यहां इसकी मोल फ्रैक्शन 1, यहां 1, लेकिन अब मिला दिया तो अब मोल फ्रैक्शन 1 नहीं होगी, है ना। अब इस सॉल्यूशन में कुछ तो ए की मोल फ्रैक्शन होगी, मान लो ए की मोल फ्रैक्शन है एक्स ए, कुछ बी की मोल फ्रैक्शन होगी, मान लो बी की मोल फ्रैक्शन कितनी है, एक्स बी। ये कंडीशन है। एक्स ए क्या है, दिस इज मोल फ्रैक्शन, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। ठीक है, कि भाई ये क्या है, ये है ए की मोल फ्रैक्शन, ए की मोल फ्रैक्शन किसमें, सॉल्यूशन में। ये सॉल्यूशन मिक्स करने के बाद ए की मोल फ्रैक्शन कितनी है, एक्स बी क्या है, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन। समझे बात को, कि भाई ये ए की मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में, ये बी की मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में, हमारे पास ये वाली कंडीशन है। अब आप ध्यान से देखना जरा कि ए की मोल फ्रैक्शन, बी की मोल फ्रैक्शन, बस ये सिंबल जो है ना यही समझने हैं हमें। अब भैया जी देखो कि इस सॉल्यूशन में पहले तो क्या ए अकेला था, ए जब अकेला था तो केवल ए की वेपर बन रही थी, बी अकेला था तो केवल बी की वेपर बन रही थी। अब भैया यहां पर ए और बी दोनों की वेपर बनेगी, कुछ वेपर ए की होगी, कुछ वेपर बी की होगी, है ना। तो टोटल जो वेपर, जितनी भी वेपर बनी, मान लो उस वेपर में जो ए है ना, या यूं कहो, देखो वेपर बनी, दोनों की वेपर बनी, अब पूरी वेपर दोनों मिलकर यहां पर इसकी सरफेस प्रेशर लगाएंगे ना। पहले केवल ए की वेपर बन रही थी तो केवल ए प्रेशर लगा रहा था, जिसको ए का वेपर प्रेशर बोला। पहले केवल बी की वेपर बन रही थी, इसलिए केवल बी वेपर प्रेशर लगा रहा था, उसको हमने बी का वेपर प्रेशर बोला। अब भैया इस कंडीशन में तो ए और बी दोनों है मेरे पास, तो वेपर ए की भी बनेगी, बी की भी बनेगी, और दोनों मिलकर प्रेशर लगाएंगे। तो मान लो यहां पर ए की जो वेपर बनी उसको हम बोल देते हैं पी ए, और यहां पर बी की जो वेपर बनी उसको मैं बोल देता हूं पी बी। पी ए क्या है, पी ए है दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन,
कि भाई सॉल्यूशन में जाने के बाद ए की जो वेपर प्रेशर है ए का वो क्या है पीए। पीबी क्या है, पीबी है भैया दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन, कि भैया सॉल्यूशन में जाने के बाद बी की जो वेपर है वेपर प्रेशर वो क्या है पीबी है। अब देखो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक पी नॉट ए है, पी नॉट ए क्या है, ए का वेपर प्रेशर जब ए अकेला था, पी ए क्या है मिलाने के बाद, दोनों को मिलाने के बाद ए का वेपर प्रेशर। पहले सॉल्यूशन, पहले सरफेस पर जो केवल और केवल ए के पार्टिकल थे तो सारी की सारी वेपर ए की बन रही थी। अब जो जैसे ही बी मिला दिया ना इसमें आपने, तो सरफेस पर ए और बी दोनों के पार्टिकल आ गए, तो ए के पार्टिकल कम हो गए, तो ए की वेपर जो पहले से कम बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों की वैल्यू जो अलग अलग होगी, है ना। तो ये है प्योर ए का वेपर प्रेशर, ये है ए और बी को मिलाने के बाद ए का वेपर प्रेशर। ये है प्योर बी का वेपर प्रेशर, ये है ए और बी को मिलाने के बाद बी का वेपर प्रेशर। और मैं यूं कहूं कि यहां टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, तो पीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीए प्लस पीबी हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास पूरे सॉल्यूशन, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। भैया ये इतनी ही वोकेबलरी है इस पूरे चैप्टर में, पीएस पीए पीबी एक्स ए एक्स बी, है ना। ये सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, इनको दिमाग में रखना, इनमें मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात। अब आ जाओ राउल्ट का स्टेटमेंट क्या, राउल्ट क्या कहता है, राउल्ट ये कहता है कि भैया इस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट जितना ज्यादा मिलाओगे ना उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा मिलेगा। कहने का मतलब आप अगर यहां पर ए ज्यादा मिलाते हो, कहने का मतलब एक्स ए की वैल्यू ज्यादा होगी, तो आप सोचो अगर ए ज्यादा है ए की वेपर ज्यादा बनेगी, जिसकी वेपर जितनी ज्यादा बनेगी ना उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। अगर एक्स से ज्यादा है तो पी ए ज्यादा होगा, एक्स भी ज्यादा है तो पी भी ज्यादा होगा। कहने का मतलब राउल्ट ये कहता है कि पी ए की वैल्यू एक्स ए के प्रोपोर्शनल आएगी, ठीक ऐसे ही पीबी की वैल्यू एक्स बी के क्या आएगी, प्रोपोर्शनल आएगी। ये राउल्ट का नियम है, ये ही राउल्ट्स लॉ है। अगर मैं इसको लिखूं स्टेटमेंट के तौर पर तो भैया हम ये बोलेंगे कि देखो जरा, अकॉर्डिंग टू राउल्ट, अकॉर्डिंग टू राउल्ट वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, ठीक है, ऑफ एनी लिक्विड इन सॉल्यूशन is directly proportional to the mole fraction of liquid in solution। ठीक है कि भाई जिस लिक्विड के लिए आप वेपर प्रेशर जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हो, जिस लिक्विड के वेपर प्रेशर की बात कर रहे हो, उस लिक्विड की उस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। कहने का मतलब पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्स ए के। कहने का मतलब पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्स बी के। ठीक है कि भाई उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में वो उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो हम क्या काम में लेते हैं, कांस्टेंट काम में लेते हैं। तो यहाँ राउल्ट कहता है कि भैया यहाँ कांस्टेंट आएगा अपने पास क्या, पी नॉट ए, ये आ गया एक्स ए, ये तो आई पी ए की वैल्यू। यहाँ पर कांस्टेंट आएगा अपने पास क्या, पी नॉट बी, ये एक्स बी, ये आ गई पी बी की वैल्यू, जहाँ पर पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है, प्योर ए और बी के वेपर प्रेशर। अब पूरे सॉल्यूशन के लिए अगर मैं बात करूं तो पूरे सॉल्यूशन के लिए क्या लिखूंगा भैया, मैंने अभी लिखा था पी एस इक्वल टू क्या, पी ए प्लस पी बी, ये हमने लिखा था। तो पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी वैल्यू रखूं तो पी एस इक्वल टू देखो क्या आया, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन इसका बनेगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है यही राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन है, और भैया यहीं से न्यूमेरिकल जो है बहुत बार जो है पूछे जाते हैं। आई होप मेरी बातें समझ में आ रही होगी। इस इक्वेशन में देखो कितनी चीज़ें, वही 5 चीज़ें अपने पास, 5 में से जो हो कोई 4 आपके पास होगी और एक आपको पूछेगा, है ना। अब सबसे पहले देखो बातें और भी है, इस पर ग्राफ भी बहुत सारे आते हैं, उनकी भी बात हम करेंगे। एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम करते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो जी, आपको ये बोल दिया कि ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड by mixing
2 moles of A and 3 moles of B, ठीक है। if vapor pressure of pure A and B is 200 mmHg and 500 mmHg respectively, then calculate the vapor pressure ऑफ सॉल्यूशन। तो भैया आपको ये पूछ लिया कि पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ना वो कितना होगा। तो चलो चेक करते हैं कि भाई पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा। आप सबसे पहले देखो गिवन क्या है। गिवन है एक सॉल्यूशन है, ए और बी का सॉल्यूशन है, इसके मोल है ना, ए के मोल कितने हैं सॉल्यूशन में, ए के मोल है 2 और बी के मोल कितने हैं 3 है। ऐसा ही सॉल्यूशन है ना, 2 और 3 मोल, 2 मोल्स ऑफ एन 3 मोल्स ऑफ बी। तो हम सबसे पहले इनकी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। एक्स ए मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका बताया है, खुद का डिवाइड बाय सबका, खुद के मोल डिवाइड बाय सबके मोल। सिंपल सा काम, खुद के डिवाइड बाय सबके, खुद के मोल डिवाइड बाय सबके मोल, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया जी, एक तरीके से इनकी मोल फ्रैक्शन, ये एक्स ए आ गया, ये एक्स बी आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद में मुझे क्या चाहिए, पी एस चाहिए, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो पी एस इक्वल टू क्या बता रखा है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यह हमारे पास पूरे एंटायर सॉल्यूशन का क्या आता है, वेपर प्रेशर आता है। तो यहाँ पर पी एस निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, पी नॉट ए, प्योर ए का वेपर प्रेशर देखो कितना दे रखा है 200 इंटू इसका जो है वो कितना है 2 बाई कितना आ जाएगा 5 प्लस प्योर बी का वेपर प्रेशर आपको कितना दे रखा है 500 और इसका आ जाएगा कितना 3/5। सॉल्व करते हैं इसको, तो इसको सॉल्व करूंगा, ये आ गया भैया कितना अपने पास 40 और ये आ गया कितना 100, ठीक है, और ये आ गया कितना 80 प्लस कितना 300। तो पी सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा 380 mmHg। ये लो जी, ये पूरे सॉल्यूशन का, जब दोनों को इस तरीके से मिलाओगे ना तो टोटल पूरे एंटायर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना रहेगा भैया 380 mmHg रहेगा, है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ कि आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ना, वो सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट के मैक्सिमम वेपर प्रेशर से कभी ज़्यादा नहीं होगा और मिनिमम वेपर प्रेशर से कभी कम नहीं होगा। कहने का मतलब पीएस की जो वैल्यू है ना, पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में ही रहेगी, कभी इसको क्रॉस नहीं करेगी। पी नॉट ए कितना है, जैसे मान लो 200 है तो कुछ भी कर लो, पीएस की वैल्यू जो 200 से नीचे नहीं जाएगी और भैया जी पीएस की वैल्यू 500 से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन और भी बनते हैं, देखो जरा। तो भैया एक तो ये सवाल हो गया, और देखो जरा कि क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है, थोड़ा सा जो है वो आप देखना कि ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, ठीक है, आपको बोल दिया भैया 2 मोल्स ऑफ ए एंड 2 मोल्स ऑफ बी, 2 मोल्स ऑफ बी, ठीक है। फिर आपको ये बोल दिया कि इन दिस केस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन was found 400 mm of Hg, कि भाई 2 मोल A और 2 मोल B ये दोनों मिला के आपने एक सॉल्यूशन बनाया और इस केस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको कितना मिल गया, आपको मिल गया भैया 400 mmHg, ठीक है। इफ 2 मोल्स ऑफ A was extra added in the solution, then vapor pressure becomes, अब आपको बोल दिया कि 2 मोल ए और मिला दिया, आपको बोल दिया मान लो 600 mmHg हो गया, 600 mmHg
Hg, ठीक है। देन कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A एंड प्योर B, ठीक है जी। तो आपको ये बोल दिया कि आपको प्योर A और प्योर B का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है ना। जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा करते जाओ कि भाई आपको जो दे रखा है सबसे पहले आप उसको ऑब्जर्व करो कि गिवन क्या है। तो गिवन है आपको दो सॉल्यूशन दे रखे हैं। फर्स्ट केस है ना कि भाई फर्स्ट केस क्या है। फर्स्ट केस ये ऐसा है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें A के 2 मोल है, B के भी कितने मोल है, 2 मोल है। और जब दोनों के मोल बराबर है तो मोल फ्रैक्शन कितनी कितनी हो जाएगी, 1/2 1/2। तो यहाँ XA की वैल्यू 1/2 और यहाँ XB की वैल्यू कितनी 1/2। मोल फ्रैक्शन हाफ हाफ हो गई। मोल फ्रैक्शन दोनों की आधी है तो अब मैं क्या बोलूंगा, देखो P सॉल्यूशन इक्वल टू वही हमारे पास तो P नॉट A XA प्लस P नॉट B और यहाँ क्या आएगा XB। P सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी दे रखी है, P सॉल्यूशन की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है। इस केस में P सॉल्यूशन कितना है भैया, P सॉल्यूशन है 400। तो P सॉल्यूशन 400, P नॉट A मुझे निकालना है, XA की वैल्यू 1/2 है, P नॉट B जो है वो हमें निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2। थोड़ा सा इसको जो है वो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वेशन को मैं ऐसा बोल सकता हूँ 800 इज इक्वल टू P नॉट A प्लस P नॉट B। आप इसको इक्वेशन को यूं बोल सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ठीक है। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, सॉल्व कर लिया। फिर भैया सेकंड केस, और हमारे पास सेकंड केस कैसा है। सेकंड केस है भैया जी, आपने क्या किया कि हम ऐसा बोलेंगे कि अब Na, भैया सॉल्यूशन तो वही था लेकिन A के 2 मोल एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, यानी Na की वैल्यू हो गई 4 और NB की वैल्यू कितनी हो गई, NB की वैल्यू तो उतनी रहेगी, 2 ही रहेगी। तो मोल फ्रैक्शन अगर मैं निकालूं XA खुद के मोल डिवाइड बाय सबके मोल, टोटल कितने 6, तो ये हमारे पास आएगा भैया 2/3 और इसके XB खुद के मोल डिवाइड बाय सबके मोल, ये कितना आ गया 1/3। ऐसा ही होगा। अब देखो सेकंड केस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कर दिया 600, तो यहां पर क्या बोलूंगा P नॉट A XA की वैल्यू है 2/3 प्लस P नॉट B XB की वैल्यू है 1/3। ये इक्वेशन आएगी। मैं काम कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया भैया कितना 1800 इक्वल टू 2P नॉट A प्लस P नॉट B। इसको हम बोलेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हाँ भाई, तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो एक काम कर रहा हूँ भैया जी, मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूँ। दो अननोन चीज़ें हैं और 2 इक्वेशन है तो हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो तो देखो 2P नॉट A प्लस P नॉट B इक्वल टू कितना 800। ये तो सेकंड। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, फर्स्ट वाली इक्वेशन है P नॉट A प्लस P नॉट B इज इक्वल टू कितना 800, ठीक है ना। तो ये तो आया 1800, ये आया 800। सॉल्व करते हैं, देखो माइनस माइनस ये तो हुआ कैंसिल, ये 2 में से एक गया कितना P नॉट A। तो P नॉट A जो है वो हमारे पास आ जाएगा कितना 1000 mmHg। ये लो जी, प्योर A का वेपर प्रेशर तो आ गया 1000। इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आप जो है वो P नॉट A की वैल्यू रख दो। जैसे यहाँ पर अगर P नॉट A की वैल्यू रखूंगा तो यहाँ से P नॉट B निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी 200। ये लो, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको केवल वोकेबलरी का ध्यान में रखना है कि भाई P नॉट A क्या है, P नॉट B क्या है, PA क्या है, PB क्या है ना, PS क्या है। ये सारी चीज़ें आपको एक तो ध्यान में रखनी है। ऐसे सवाल जो है वो पूछ सकता है। तो आप जो है वो प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करोगे, आप मॉड्यूल सॉल्व करोगे, NCERT सॉल्व करोगे, NCERT पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा कि भाई और क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे हो सकती है। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते, देखिएगा ध्यान से भैया जी। कंडीशन ऐसी है हमारे पास कि भाई कुछ ग्राफ है, ठीक है, राउल्ट्स लॉ पर, ठीक है। हमें वो सारे ग्राफ पढ़ने हैं, बनाने हैं और उनको समझना भी है, NCERT में दिए गए हैं। तो आप देखो सबसे पहले राउल्ट ने क्या कहा कि भैया P सॉल्यूशन या PA प्रोपोर्शनल आएगा जी किसके, XA के। तभी तो PA इज इक्वल टू हमने लिखा है क्या, P नॉट A XA लिखा है ना। तो PA प्रोपोर्शनल आएगा किसके, XA के। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं PA वर्सेस XA तो आप सोचो ग्राफ कैसा बनेगा। क्या है ग्राफ, PA इधर, ये है भैया अपने पास क्या, XA। तो PA वर्सेस XA अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये ग्राफ जो कैसा आएगा, ग्राफ भैया जी स्ट्रेट लाइन आएगा, लो, है ना। और आप सोचो कि ये ग्राफ कहाँ जाके टच होगा। तो आप देखो XA की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। कारण
कि भाई किसी भी सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट की मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन एक ही होगी, क्योंकि सारी मिला के जब एक है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होना है, तो भैया एक्स ए की मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी आ सकती है, एक ही आ सकती है। कि कोई चीज एक में से मैक्सिमम कितनी हो सकती है, एक में से मैक्सिमम एक ही हो सकती है। तो ये ग्राफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहां एक तक जाएगा भैया। ग्राफ कहां तक जाएगा, एक तक जाएगा, एक के आगे ये ग्राफ नहीं जाएगा। अब सब सोचो कि जब एक्स ए की वैल्यू एक है, एक्स ए की वैल्यू एक होने का मतलब ए अकेला है, और जब ए अकेला है तो जो वेपर प्रेशर आता है वो किसको इंडिकेट करेगा, भैया इस पॉइंट पर ए अकेला है, इसके रेस्पेक्ट में ये जो वेपर प्रेशर होगा, सोचो ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास क्या, पी नॉट ए। ये प्योर ए का वेपर प्रेशर होगा, है ना। फिर भैया जी आप देखो जरा कि पीबी प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्स बी के, तो पीबी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट बी, और यहां क्या आ जाएगा, एक्स बी, है ना। तो भैया जी नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि ये पीबी इधर क्या है, एक्स बी, प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा, ये प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, और ये भी ग्राफ मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, एक तक ही जा सकता है। और एक होने का मतलब क्या है कि भाई एक्स बी की वैल्यू एक है, इसका मतलब बी अकेला है, और जब बी अकेला है तो आप सोचो वेपर प्रेशर कितना होगा। तो जब बी अकेला है तो वेपर प्रेशर हमारे पास ये होगा, है ना। और यहाँ पर जो हम बोलेंगे जब बी अकेला है तो जो भी वेपर प्रेशर मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, वो मिलेगा भैया पी नॉट बी। ये कंडीशन है, ठीक है। तो हमारे पास एक्स ए वर्सेस पी ए ये ग्राफ आ गया, हमारे पास एक्स बी वर्सेस पी बी ये ग्राफ आ गया। अब आप एक चीज देखो, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ कहता है कि पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यही तो इक्वेशन काम में ली थी अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और अभी हमने ये इक्वेशन डेराइव भी की थी। तो अब एक काम कर रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि किसी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन चेंज होने के साथ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे बदलता है। एक कंपोनेंट जैसे मान लो एक्स ए बदलने के साथ साथ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे बदलेगा, या फिर हम ये मान लेते हैं एक्स बी बदलने के साथ साथ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे बदलेगा। तो यार देखो कि मैं किसी एक को यहां से दूसरे से रिप्लेस कर देता हूं। कहने का मतलब देखो एक्स ए वर्सेस पी सॉल्यूशन हमें ग्राफ चाहिए, है ना, कि एक्स ए बदलने के साथ साथ पी सॉल्यूशन कैसे बदलेगा। इसके लिए मैं काम करूंगा, मैं एक्स बी को हटा दूंगा यहां से, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना 1, तो यहां से एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कितना जी, एक्स ए। ये हमारे पास एक्स बी की वैल्यू आ गई, यहां पर रख दो जी, पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना आया, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, और ये आ जाएगा 1 माइनस कितना, एक्स ए। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स। ये कंडीशन आएगी भैया जी। इनमें से आप देखो कि ये दोनों है ना, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लो, तो पी सॉल्यूशन इक्वल टू अंदर क्या बचेगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, एक्स ए कॉमन आ रहा है प्लस क्या आया, पी नॉट बी। ये कंडीशन आएगी हमारे पास। ध्यान से देखो, मैं ये चाहता था कि मुझे ये पता चले कि एक्स ए बदलने के साथ साथ पी सॉल्यूशन कैसे बदलता है, हम यही चाहते थे भैया जी। यहां कंडीशन ऐसी है, ये बदलने के साथ ये कैसे बदलेगा, हमें ये पता करना है। दूसरी चीज, मान लो आपको बोलता कि एक्स बी बदलने के साथ साथ जो है वो पी सॉल्यूशन कैसे बदलेगा, तो आप क्या करते भैया, यहां से एक्स ए निकालते और एक्स ए को जो है वो हटा देते, है ना। तो वो चीज ध्यान में रखना, अभी सवाल करेंगे तो जो है ये चीज समझ में भी आएगी आपको कि करना क्या है। भैया मुझे ग्राफ बनाना है, देखो जरा, ये तो मैं लूंगा वाई एक्स पर, ठीक है, ये हम ले लेते हैं एक्स पर, कि पी सॉल्यूशन वर्सेस एक्स ए चाहिए ना। तो अगर आप इसको एक्स पर रखोगे तो आप ध्यान से देखो, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन फॉलो हो रही है, और वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन है। तो भैया ये ग्राफ जो इसका कैसा आएगा, ये ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, है ना। इधर तो है पी सॉल्यूशन, इधर है एक्स ए, और ये हो गया भैया हमारा इंटरसेप्ट। अब ध्यान से देखो, इंटरसेप्ट जो कितना है, इंटरसेप्ट हमारे पास है भैया जी पी नॉट बी के बराबर है इंटरसेप्ट, ठीक है। और आप देखो कि ये वाली वैल्यू एक्स ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, और एक्स ए की मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 हो सकती है तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो वेपर प्रेशर होगा ना, इस तरफ ये वाला जो वेपर प्रेशर होगा, ये किसको इंडिकेट करेगा, ये पी नॉट ए को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाली जो लेवल है ये क्या है, ये हमारे पास पी नॉट बी है। इस तरीके का ग्राफ आएगा, और यहां से साफ पता चल रहा है कि पी नॉट ए की वैल्यू जो है पी नॉट बी से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ये वाला ग्राफ जो है वो हमारे पास आता है राउल्ट्स लॉ का। अब एक एनसीईआरटी में ग्राफ दिया गया है भैया, अगर मैं क्या करूं, इन तीनों ग्राफ को एक साथ मिक्स कर दूं, मर्ज कर दूं, तो क्या होगा, देखो जरा ध्यान से,
कि भैया एक तो हमारे पास सबसे पहला तीनों को मुझे मिक्स करना। आप सोचो कि एक सॉल्यूशन में ए और बी है, और मैं ये कहता हूं कि अगर आपने क्या कर दिया, एक्स ए बढ़ा दिया, ए की मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हो, तो बी की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे कि ए और बी दोनों मिला के ए की होना है, तो अगर आप एक्स ए बढ़ा रहे हो इसका मतलब एक्स भी कम हो रहा है, अगर आप एक्स भी बढ़ा रहे हो इसका मतलब एक्स ए कम हो रहा है। तो हमारे पास ये ऐसा एक ग्राफ है ना। मान लो यहां एक्स ए की वैल्यू जो है वो 0 है, तो यहां जैसे जैसे इधर जाऊंगा एक्स ए बढ़ेगा धीरे धीरे, एक्स ए की वैल्यू यहां कितनी हो गई जी, 1 हो गई। हमें यह पता है कि पी नॉट ए की वैल्यू, मान लो पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी, ये कंडीशन है। तो मान लो इधर वेपर प्रेशर है, और ये वाला जो है, अगर मैं पी ए वर्सेज एक्स ए, पी ए वर्सेज एक्स ए ग्राफ बनाऊंगा, देखो जरा ये रहा पी ए वर्सेज एक्स ए, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। तो भैया यहां पर ग्राफ जो हो हम बना देंगे स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जब एक्स ए की वैल्यू 1 हो गई तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला जो वेपर प्रेशर होगा ये कितना होगा, ये होगा पी नॉट ए। ये तो है पी ए वर्सेज एक्स ए का ग्राफ, क्लियर है बात। फिर भैया दूसरा है अपने पास पी बी वर्सेज एक्स बी। आप देखो जैसे जैसे एक्स बी बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे पी बी बढ़ रहा है। अब इसमें देखो अगर यहां पर एक्स ए की वैल्यू 1 है, यानी सॉल्यूशन में पूरा का पूरा कौन है, पूरा का पूरा केवल ए ही है, तो मुझे बताओ एक्स बी की वैल्यू कितनी आएगी, 0, यानी बी 0 हो गया। अगर यहां पर एक्स ए की वैल्यू जो हो 0 है, इसका मतलब एक्स बी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। कि भाई जब ए है ही नहीं सॉल्यूशन में तो केवल कौन है, बी। जब बी है ही नहीं सॉल्यूशन में तो केवल कौन है, ए है। अब देखो जी, अब आप इसको इधर से इधर चलने पर देखो, यार इधर से इधर चल रहा हूं तो मेरे को जो है पता है कि लगातार एक्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक्स भी बढ़ रहा है तो भैया इसका मतलब पीबी भी बढ़ेगा। यहां इस एक्सिस पर पीबी ले लेता हूं, ध्यान से देखना, पीबी बढ़ेगा, पीबी बढ़ रहा है लगातार, स्ट्रेट लाइन देखो जरा, वही एक्स बी वर्सेस पीबी स्ट्रेट लाइन आ रहा है, जीरो से स्टार्ट होता हुआ स्ट्रेट लाइन। मुझे बता दो इसको मैंने कम पर क्यों बनाया है, इसको मैंने कम पर इसलिए बनाया है क्योंकि भैया हमें पता है पी नॉट बी कम है, तो ये वाला जो लेवल है ये पी नॉट बी का हो गया। चाहे इसको इधर मेंशन कर दो चाहे इधर मेंशन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है बात। फिर भैया जी तीसरा ग्राफ आप ध्यान से देखना, ये वाला ग्राफ है, पी नॉट बी इंटरसेप्ट से स्टार्ट हुआ है और भैया पी नॉट ए तक इसका जो ऊपर वाला सिरा है वो गया है। पी नॉट बी इंटरसेप्ट स्टार्ट होकर पी नॉट ए यहां तक इसको प्लेस कर दो, ये तीसरा वाला ग्राफ आ गया। कहने का मतलब ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है भैया पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए का, ये वाला ग्राफ है भैया पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी का, और ये वाला ग्राफ हो गया पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी का ग्राफ है ये वाला। ये हमारे पास 3 ग्राफ है, एनसीईआरटी में इन तीनों को मिला के बाद में बनाया गया है, और ग्राफ जो वो इस तरीके से बनता है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। और ये हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट का ग्राफ होता है, एक्स ए इक्वल टू 0, यहाँ एक्स ए की वैल्यू 1, तो जब ये 0 होगा तो केवल और केवल बी प्रेजेंट होगा, इसलिए एक्स बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और जब एक्स ए की वैल्यू 1 होगी तो केवल और केवल जो वो ए ही प्रेजेंट होगा, तो एक्स ए की वैल्यू 1 और एक्स बी की वैल्यू कितनी, 0, है ना। बहुत सिंपल सा काम है, आसान सा काम है। ये हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं। मैंने कहा ना कि अभी जो इक्वेशन हमने बनाई थी भैया जी, उस इक्वेशन से, उस एक्सप्रेशन से सवाल पूछ लिए जाते हैं कई बार। क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, न्यूमेरिकल बनता है ना। देखो समझो, चलो जी एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखना इस पर कि भाई इफ पेपर प्रेशर of a solution is given by the following equation, ठीक है। आपको ये दे दिया P सॉल्यूशन इक्वल टू 120 XB प्लस 80, ठीक है। अब आपको पूछ लिया देन, है ना, then calculate the vapor pressure of pure A and pure B
ठीक है, इन सॉल्यूशन कि भाई मान लो कि सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक तो ए है, दूसरा क्या है, बी। तो ए और बी दो चीजें हैं सॉल्यूशन में। तो आपको ये पूछ लिया कि इसके लिए आपको सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर की इक्वेशन दे रखी है, प्योर ए और प्योर बी का वेपर प्रेशर पूछा है। एक काम करो, वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करके बताओ क्या करना है। इस फॉर्मेट में अभी हमने जो इक्वेशन बनाई थी ये वाली इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में ले आओ, दोनों को कंपेयर कर लो। वीडियो पॉज करो, चेक करो, मैं बताता हूँ आंसर कैसे आएगा। भैया जी कंडीशन ऐसी है, ए और बी का एक सॉल्यूशन है, पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। हम ऐसा ही लिखेंगे उस सॉल्यूशन के लिए। अब भैया ये जो इक्वेशन है ये एक्स बी और पी सॉल्यूशन की है। कहने का मतलब इस इक्वेशन से मुझे एक्स ए को क्या कर देना है, हटा देना है। तो अगर मैं इस इक्वेशन से एक्स ए को हटाऊं तो मुझे तो पता है एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू कितनी, 1। एक्स ए को हटाने के लिए मैं एक्स ए की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस एक्स बी लिख सकता हूं। तो यहां रख दो पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट ए, या आया 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी, या आया एक्स ए, है ना। तो पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स ए। देखो जरा इन दोनों में से कोई चीज कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन ले लो। ये एक्स बी आएगा ना, यहाँ पर पी नॉट बी एक्स बी था, एक्स बी है ना, ये एक्स बी। इन दोनों में से कॉमन कौन आ रहा है, एक्स बी की वैल्यू कॉमन आ रही है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन देखो पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट ए, तो ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, प्लस इन दोनों को मैं यूँ लिख सकता हूँ पी नॉट बी। पी नॉट ए माइनस का है तो माइनस कर दो पी नॉट ए, और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स बी। इसको थोड़ा सा जो इक्वेशन को इधर उधर करके लिख दो। तो देखो जरा इक्वेशन क्या बनी, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट ए। ये लो जी, ये एक्सप्रेशन बना। एक्स बी के टर्म में हम इक्वेशन को लेके आ गए। अब आप देखो जब आपने एक्स बी के टर्म में इस इक्वेशन को लिखा तो अब दोनों को कंपेयर कर दो। एक्स बी के साथ में जो चीज है कितना है, 120। तो यहां पर एक्स बी के साथ वाली चीज ये होगी। भैया प्लस करके जो चीज लिखी है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, पी नॉट ए को। तो यहां से हमें साफ दिख रहा है कि भैया इसका पी नॉट ए तो कितना आ जाएगा, 80। और आपको दे दिया पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ये अगर 120 है तो भैया पी नॉट बी कितना आ जाएगा, इसको इधर कर दो तो कितना आ जाएगा, 200। ये लो जी, ए का वेपर प्रेशर 200 है, प्योर बी का वेपर प्रेशर 200 mmHg, प्योर ए का वेपर प्रेशर कितना है, 80। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन से ग्राफ, या ये कहो कि इस इक्वेशन से न्यूमेरिकल वगैरह इस तरीके का सवाल जो हो आपसे पूछा जा सकता है। बहुत सिंपल सा सीधा सा काम है भैया। तो ये राउल्ट्स लॉ से इस तरीके के जो हो एक तो सवाल बनते हैं। फिर भैया जी इस पर एक और चीज है कि भाई वेपर फेज का कंपोजिशन, है ना, कि कई बार आपको बोलेगा कि कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। वेपर फेज का कंपोजिशन आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो आ जाओ कि भैया वेपर फेज का कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। ठीक है, आ जाओ भैया। देखो भैया इसी को जो है ना टॉपिक को हम ये भी बोलते हैं कि रिलेशन बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड DLPP, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कि भाई आपको जो है वो दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। आप सोचो ज़रा कि एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में यहाँ पर तो हमने लिक्विड भर रखा है, या यहाँ पर तो है मान लो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है भैया A प्लस बी का सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में A का मोल फ्रैक्शन है XA, B का मोल फ्रैक्शन कितना है XB। XA और XB का ध्यान में रखना, सॉल्यूशन में A और B का मोल फ्रैक्शन, A और B की वेपर भी बनेगी, और वेपर बनेगी तो भैया इस वेपर में हमारे पास A भी है ना, और वेपर में भी हमारे पास B, क्योंकि वेपर A की भी बनेगी वेपर B की भी बनेगी। वेपर में हमारे पास AB और B भी है। इस वेपर में जो A है इसका मोल फ्रैक्शन है भैया YA, और B का मोल फ्रैक्शन है कितना, YB। अब XA XB क्या है, सॉल्यूशन में A और B का मोल फ्रैक्शन, YA और YB क्या है, वेपर में A और B का मोल
फ्रैक्शन, ये चीज ध्यान में रखना। तो अब हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि YA YB ये वेपर फेज का कंपोजिशन, ये लिक्विड फेज का या सॉल्यूशन का कंपोजिशन, मुझे YA और YB की वैल्यू पूछेगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लागू होता है भैया गैसियस मिक्सचर पर, और राउल्ट्स लॉ लागू होता है कहां पर, नीचे लिक्विड पर, है ना। तो भैया नीचे की तरफ तो आप बोलोगे कि यहां इस कंपोजिशन पर तो हमारे पास राउल्ट्स लॉ लगेगा, राउल्ट्स लॉ, ठीक। और ऊपर की तरफ इस कंपोजिशन पर हमारे पास DLPP, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगेगा, है ना। अब आप देखो कि भाई ये कहता है, राउल्ट्स लॉ कहता है कि पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा ना वो कितना होगा, वो होगा PS, और PS इक्वल टू क्या, P0A XA प्लस P0B XB, ये तो कहता है राउल्ट, ठीक है, कि भाई पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, पूरे सॉल्यूशन, ये वेपर जो है ना, ये वेपर, ये इस पर कितना प्रेशर लगाएगी, इस वेपर पर, ये वेपर जो है वो प्रेशर लगाएगी PS के इक्वल, है ना। तो मैं बोलूंगा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, है ना, यहां पर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, तो वेपर कितना प्रेशर लगाएगी, वेपर प्रेशर लगाएगी भैया P सॉल्यूशन, यानी इस वेपर का प्रेशर कितना है, P सॉल्यूशन के इक्वल प्रेशर है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि भैया यहां हमें पता है DLPP क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू DLPP, है ना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये कहता है कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर P टोटल इनटू उस गैस की मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है ना, मोल फ्रैक्शन, कि भाई इस मिक्सचर, जो भी गैसियस मिक्सचर है ना, मोल फ्रैक्शन इन गैसियस मिक्सचर, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन गैसियस मिक्सचर, ठीक। जब हेनरी पढ़े थे तब मैंने आपको थोड़ा सा ये हिंट भी दिया था, इसके बारे में बताया भी था। तो आपको क्या करना है भैया कि यहां मुझे पता है, देखो जरा, कि जो वेपर प्रेशर दोनों मिला के तो PS लगा रहा है उस टोटल में से जो A का हिस्सा होगा वो A का पार्शियल प्रेशर, B का जो हिस्सा होगा वो B का पार्शियल प्रेशर, तो इसमें से जो A का हिस्सा है, A का पार्शियल प्रेशर PA है और B का पार्शियल प्रेशर कितना है, PB है, ये चीज ध्यान में रखना। आ जाओ अब भैया, DLPP ये कहता है, डाल्टन ये कहता है, देखो PA किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर, P टोटल कितना है, P सॉल्यूशन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन गैसियस मिक्सचर, इस गैसियस मिक्सचर में इस गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है, YA, ये मेरे पास एक्सप्रेशन आया कि YA, अगर आपको देखो वेपर फेज का कंपोजिशन निकालना है, वेपर फेज का कंपोजिशन निकालने का मतलब है आपको वैल्यू बतानी है YA और YB की। यहां से अगर मैं YA निकालूं तो YA की वैल्यू आ जाएगी PA अपॉन PS, ये YA की वैल्यू आ गई, ठीक है। ठीक ऐसे ही B के लिए PB इज इक्वल टू P सॉल्यूशन इनटू YB, तो यहां से YB की वैल्यू मैं निकालूं तो PB अपॉन P सॉल्यूशन, है ना। इसको आप लिख सकते हो, देखो PB इज इक्वल टू क्या था, P0A, यहां पर आप ऐसे तो लिखते हो PS इज इक्वल टू PA प्लस PB, तो PA की वैल्यू किसके बराबर है, P0A XA के बराबर है, ये तो लिखा था, देखो जरा, PA की वैल्यू P0A XA के बराबर है, PB की वैल्यू P0B XB के बराबर है। तो यहां पर इसको मैं यूं लिख सकता हूं, P0A XA अपॉन P सॉल्यूशन, और सॉरी YB इज इक्वल टू P0B XB अपॉन P सॉल्यूशन, और यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं P0A XA अपॉन P सॉल्यूशन, आप इसको यूं लिख सकते हो, ठीक है। अब हमें तो YA और YB निकालना है, तो एक तो आप देखो ये दोनों की दोनों इक्वेशन काम में ले सकते हो YA और YB निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। लेकिन इस इक्वेशन में समस्या ये है कि आपको PS भी चाहिए, टोटल P सॉल्यूशन का, है ना, कि और उसको सॉल्व करने के लिए आपको P0A प्लस ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी, आपको दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके P सॉल्यूशन की वैल्यू आएगी। तो भैया एक और चीज बताते हैं, अगर मैं क्या करूं, इन दोनों को डिवाइड कर दो कि YA अपॉन YB, अगर आप इनको डिवाइड कर दोगे तो आप सोचो, नीचे P सॉल्यूशन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया तो हमें जो है वो एक एक्सप्रेशन मिलेगा P0A अपॉन P0B, यहां आ जाएगा जी XA अपॉन XB। भैया जी आपको जब भी वेपर फेज का कंपोजिशन पूछे, किसी भी क्वेश्चन में वेपर फेज का अगर कंपोजिशन आपसे पूछे,
तो आपको यही एक्सप्रेशन लगाना है, आपको यही इक्वेशन काम में लेनी है। कैसे अभी अप्लाई करना बताऊंगा। इसके अलावा हमें पता है कि कोई भी मिक्सचर हो, एक मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट होते हैं सबकी मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, सबकी मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो यहां पर मैं बोलूंगा YA प्लस YB, अगर दोनों को ऐड करोगे तो इनकी मोल फ्रैक्शन का सम कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसको काम में कैसे लेते हैं, देखो YA YB ये तो है भैया वेपर फेज, ऊपर जो वेपर है उस वेपर फेज का कंपोजिशन P0A P0B, ये आपको पता है, ये प्योर A और प्योर B के वेपर प्रेशर है, और XA और XB क्या है, नीचे जो लिक्विड है उस लिक्विड का कंपोजिशन XA XB है। आ जाओ जी, क्वेश्चन कैसे करना है, सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जी, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन and 4.6 gram of toluene. If the vapor pressure of pure benzene and toluene is, अब ये आपको दे रखा है ना, 400 and 300 mmHg, ये जो है वो वैल्यू आपको रेंडमली दे रखी है, जरूर नहीं है इतना ही होता, 500 mmHg रेस्पेक्टिवली, देन कैलकुलेट the mole fraction of benzene and toluene in vapor phase, ठीक है, वेपर फेज। तो आपको ये पूछ लिया कि भैया बेंजीन और टोलुइन का वेपर फेज का कंपोजिशन क्या होगा, कहने का मतलब इनकी वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितनी रहेगी। आ जाओ जी, क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम है। सबसे पहले तो देखो, हम कोई भी कैलकुलेशन डायरेक्टली मास से सॉल्व नहीं करते हैं, हम मोल से सॉल्व करते हैं। तो बेंजीन और टोलुइन के मोल निकालो, एन बेंजीन, तो बेंजीन का मोल कितना आ जाएगा, गिवन मास अपॉन बेंजीन का मोलर मास 70-80 होता है 0.1, ठीक है, ये बेंजीन के मोल। एन टोलुइन के मोल कितने आ जाएंगे, 9.292, गिवन मास कितना है भैया 4.6, और इसका मोलर मास होता है कितना 92, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.05। ये लो जी, दोनों के मोल आ गए, है ना। और देखो एक चीज मैं बता देता हूं, जो रेशियो मोल का होता है वही रेशियो मोल फ्रैक्शन का होता है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन। ये रेशियो हमेशा जो वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो कैसे कि भाई मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, खुद के मोल डिवाइड बाय सबके मोल। तो जब आप दोनों मोल फ्रैक्शन को रेशियो में लोगे तो टोटल मोल क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो जो रेशियो मोल का आता है वही किसका आता है, मोल फ्रैक्शन का आता है। यहां से आप देख पा रहे हो कि बेंजीन के मोल डबल है किससे, टोलुइन से, ठीक है। तो आ जाओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको क्या करना है, वाई बेंजीन अपॉन वाई टोलुइन, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, इज इक्वल टू पी नॉट बेंजीन अपॉन पी नॉट टोलुइन, ठीक है, इनटू यहां पर क्या आएगा, एक्स बेंजीन अपॉन एक्स टोलुइन, ठीक है। अब देखो पी नॉट प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर, तो आपको प्योर बेंजीन और टोलुइन का दे रखा है, प्योर बेंजीन 400 है, प्योर टोलुइन का कितना है 500 है, ठीक है। और एक्स बेंजीन ये आपको दे रखा है, बेंजीन का जो रेशियो है मोल फ्रैक्शन का बेंजीन और टोलुइन का, तो जो मोल का रेशियो है वो ही किसका रेशियो आएगा जी, मोल फ्रैक्शन का रेशियो आएगा। हो गया काम। अब करते हैं इसको सॉल्व। ये कैंसिल हुआ है ना, और इसको जो है वो आप कैंसिल कर सकते हो, ये है 1 रेशियो जो है वो 1/2 हो जाएगा एक तरीके से। फिर भी इसको हम हटा देते हैं, ये 10 ऊपर जो कितना आ गया 100, तो ये टोटल ओवरऑल आ गया कितना 2 आ गया। तो हमारे पास ये आया 8/5, ये आ गया वाई बेंजीन अपॉन वाई टोलुइन। अब एक तो तरीका है, देखो एक तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, दोनों का रेशियो आ गया। दूसरा हमें पता वाई बेंजीन प्लस वाई टोलुइन दोनों मिला के कितने हैं, 1 है।
तो आप एक काम करो, यहां से वाई बेंजीन की वैल्यू निकाल लो और उस इक्वेशन में रख दो, तो आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। एक और तरीका है डायरेक्टली सॉल्व करने का। ऐसा सवाल जब भी आए कि आपके पास रेशियो आ गया हो, अब मुझे देखो क्या करना है, डायरेक्टली जो निकालना है, जैसे वाई बेंजीन निकालना है ना, तो वाई बेंजीन अगर निकालना है तो इसके सामने जो लिखा है कितना 8 डिवाइड बाय, इन दोनों को ऐड कर दो कितना 13, तो इसका जो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में आएगा कितना 8/13। वाई टोलुइन अगर मुझे निकालना है तो इसके सामने जो लिखा है कितना 5 डिवाइड बाय, दोनों का जो है वो सम कर दो कितना आएगा 13, है ना। तो ये हमारे पास दोनों की वैल्यूज आ गई। या तो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल लो, या फिर हमें पता है बेंजीन प्लस टोलुइन की मोल फ्रैक्शन दोनों मिला के कितना करना है, 1 करना है, और 1 करके जो है बाद में सॉल्व करके, दो अननोन चीजें, दो इक्वेशन है तो दोनों की वैल्यूज आ जाएगी। डायरेक्ट तरीका ये है क्या कि वाई बेंजीन निकालना है, इसके सामने कितना 8 डिवाइड बाय, दोनों को ऐड कर दो 13। वाई टोलुइन निकालना है, इसके सामने 5 डिवाइड बाय, दोनों को ऐड कर दो कितना 13। तो ये हमारे पास आएगा बेंजीन की मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में और टोलुइन की मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में, है ना। तो भैया ये है राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ के बीच में रिलेशन। बहुत सिंपल सा सीधा सा काम है, और इस पर जो क्वेश्चन दे रखे आपके मॉड्यूल में वो आप सॉल्व करना जितने भी बनते हैं। एनसीईआरटी में जो दे रखी है प्रॉब्लम्स वो भी चलो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि भाई एनसीईआरटी में आपको क्या दे रखा है और कितना दे रखा है। ये रहा, चलो ठीक है कि भाई एनसीईआरटी हमें साथ साथ कर दी है तो वो भी हम साथ साथ पढ़ लेते हैं। बाकी अगली क्लास से जो है वो हम डिस्कस करेंगे। एक तरीके से पहले अट्रैक्शन फोर्स पढ़ेंगे, अट्रैक्शन फोर्स पढ़ने के बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो चलो जी, देखो जी ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है भैया। ये यहाँ तक मैंने आपको जो है वो करवा दिया है। ये जो है ना, यहाँ से आज की क्लास में हमने वेपर फेस लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात यहाँ तक, हेनरी तक हमने पहले बातें कर ली है, ठीक है। ये सेक्शन है, एक बार पढ़ लेना। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत हो। बाकी जो है वो राउल्ट्स लॉ वगैरह है, ये सॉल्यूशन वोलेटाइल लिक्विड, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने पहले ही पढ़ ली है। फिर इसके बाद में भैया ये राउल्ट्स लॉ जो है वो P1 इक्वल टू P0 1 x1, ये सारी चीज़ें P0 टू x2, और ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। इसने 1 और 2 दे रखा है, हमने A और B लेके बाद में सॉल्व किया है, ठीक है। इसके बाद में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसका जिक्र अभी हमने जस्ट किया है ना। फिर भैया टोटल वेपर प्रेशर, ये सारी चीज़ें, ये वाला ग्राफ जो अभी जस्ट हमने जो थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है ना, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर इसमें भी देखो ज़रा, यहाँ पर YA और YB का जिक्र है कि Y1 और Y2 जो है मोल फ्रैक्शन है एक और 2 की, कहाँ, वेपर फेज में। ये रहा भैया वेपर फेज का कंपोजिशन, ये यहाँ दे रखा है। क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में तो जो भी दे रखा है ना, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ भैया, कई बार एनसीईआरटी में किसी क्वेश्चन को जो है अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है, और हो सकता है वो तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो। आप उसी तरीके को काम में लो जो आपने सीखा है ना। सॉल्यूशन हमें आंसर लेके आना है, सही तरीके से आंसर लेके आना है। तो इसमें जैसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वगैरह कई बार जो करके दे देता है, तो आप तो वैसे ही करो जो कंसेप्ट आपने क्लास में सीखा, उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और दूसरी चीज़, एनसीईआरटी में जो कई बार कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा उलझी हुई कैलकुलेशन दे देता है, पॉइंटों में जो है वैल्यूज दे दी, वो भैया आपको सॉल्व करनी है, क्योंकि वैसे सवाल डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं बिना वैल्यू चेंज किए। अब इस वाले में देख लो आप, इसी तरीके का जो है वो आपको दिया गया है, मोल निकालने हैं 0.47 आ रहे हैं, इसके मोल निकालना 0.213 आ रहे हैं। भाई मोल ऑफ CHCl3 ये दे रखा 25.5 दे रखा है ना, इसका मास, और कितने में इसका जो है वो मोलिकुलर मास 119.5। अब इसको सॉल्व करो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप प्रैक्टिस करोगे तभी सॉल्व होगी। अब मान लो यही सवाल जो हो एग्जाम में डायरेक्टली आई, अगर आपने किया हुआ है तो सीधा स्ट्राइक करेगा कि एनसीईआरटी में कर रखा है ना, और नहीं किया तो फिर आप जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन तो आता है पर आप वहाँ कैलकुलेशन में फंस जाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। तो ये एग्जाम्पल आप कर लेना। इसके बाद में भैया राउल्ट्स लॉ स्पेशल केस ऑफ हेनरी, भैया जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है पैराग्राफ हो जाता है ये। अक्सर जो है वो इस पैराग्राफ की बात हम नहीं करते हैं, है ना, लेकिन ये पैराग्राफ भैया जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारण क्या है कि भैया आपको ये पता होना चाहिए, राउल्ट लॉ हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है। वो ही चीज़ है कि भाई आप हेनरी में क्या बोलते हो, P गैस इक्वल टू KH इंटू एक्स गैस बोलते हो, और राउल्ट्स लॉ में क्या बोलते हो, PA इक्वल टू P0A इंटू XA। ये देखो मोल फ्रैक्शन, ये दोनों क्या है, पार्शियल प्रेशर। तो KH और P0A दोनों ही कांस्टेंट है। तो राउल्ट्स लॉ हेनरी लॉ का एक अलग जो है वो यूं कह सकते हो कि उसी का फॉर्म है। देखो जी, इस पूरे पैराग्राफ को मैं यहीं पढ़ के जो एक्सप्लेन कर देता हूं कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन इज, ये जो इक्वेशन अभी मैंने बताई कि भाई इसने PI
या पी टोटल या पी आई इक्वल टू दे रखा है पी नॉट आई और एक्स आई के इक्वल दे रखा है इन द सॉल्यूशन ऑफ ए, मतलब ये वैसा ही है, पी ए इक्वल टू क्या, पी नॉट ए एक्स ए दे रखा है, ठीक है। फिर आगे आपको क्या बोल रहा है, इन द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड one of the component is so volatile that it exists as gas, एक कंपोनेंट वोलेटाइल है जो गैस में चला गया, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस अकॉर्डिंग टू हेनरी लो, जो है वो हमने अभी ऐसा लिखा था पी गैस इक्वल टू क्या, के एच इंटू एक्स गैस, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, है ना। वी कंपेयर द इक्वेशन फॉर राउट एंड हेनरी लो, दोनों को कंपेयर कर दो आपको पता चल जाएगा, ये भी पार्शियल प्रेशर, ये भी पार्शियल प्रेशर, ये भी मोल फ्रैक्शन, ये भी मोल फ्रैक्शन, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ठीक है। तो यही बोल रखा है कि इट कैन बी सीन दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट और गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। बिल्कुल भैया, ये जो है वो पार्शियल प्रेशर इसकी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के प्रोपोर्शनल है, ये पार्शियल प्रेशर ये इसकी मोल फ्रैक्शन यानी सॉल्युबिलिटी के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो दोनों एक ही चीज तो हो गई। फिर आगे आपको बोल रहा है ओनली द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, बस इसी का डिफरेंस है, एक में जो कांस्टेंट है वो आता है प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर, एक में हम हेनरी कांस्टेंट का ले लेते हैं, के एच इज डिफर्स फ्रॉम पी नॉट ए, ऐसा बोल रहा है। द राउट्स लॉ बिकम द स्पेशल केस ऑफ हेनरी इन विच के एच बिकम्स इक्वल टू पी नॉट ए। बिल्कुल सही बात है भैया, ये पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इस पर आज तक स्टेटमेंट वाला सवाल नहीं आया है, लेकिन ये जितना ज़्यादा इग्नोर्ड पैराग्राफ है ना, तो ध्यान में रखना उतने ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं एग्जाम में इसके पूछे जाने के। क्लियर है बात। अगली क्लास से जो हो हम बात करेंगे भैया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, है ना, कि भाई धीरे धीरे जो है वो हम एक सॉलिड को लिक्विड में, हमने लिक्विड सॉल्यूशन की बात करी, सॉलिड इन लिक्विड की बात करेंगे, लेकिन भैया बीच में हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे पहले हम आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है ना। फिर इसके बाद में जो है वो हम बात करेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की, और फिर जो है वो हम इस टॉपिक पर आएंगे, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ करके टॉपिक को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। इस पर जितने भी सवाल एनसीईआरटी में दे रखे हैं और आपके मॉड्यूल वगैरह डीपीपी वगैरह जो भी आप सॉल्व करते हो, तो राउट्स लॉ तक का काम आपको करना है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ से मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड लक।